आज हम काव्य खंड की कविता कन्यादान पढ़ने जा रहे हैं। इसके कवि ऋतुराज हैं। कविता है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। ये प्रथम 3 लाइनें हैं कविता की। इस कविता में उस दृश्य का वर्णन है जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है। बेटियाँ विवाह के बाद पराई हो जाती हैं। जिस बेटी को कोई भी माता पिता बड़े जतन से, बड़े प्रेम से पाल पोस कर बड़ी करते हैं, वह शादी के बाद दूसरे के घर की सदस्य हो जाती है। इसके बाद बेटी अपने माँ बाप के लिए एक मेहमान बन जाती है। इसलिए लड़की के लिए कन्यादान शब्द का प्रयोग किया गया है। जाहिर है, जिस संतान को किसी माँ ने इतने जतन से पाल पोस कर बड़ा किया हो, उसे किसी अन्य को सौंपने में गहरी पीड़ा होती है। बच्चे को पालने में माँ को कहीं अधिक दर्द का सामना करना पड़ता है। इसीलिए उसे दान करते वक्त लगता है वह अपनी जमा पूंजी किसी और को सौंप रही है। देखिए, फिर से लाइन देखिए। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। एक माता को अपनी लड़की का कन्यादान करते समय ऐसा लगता है जैसे उसने अपने जीवन की अपनी सारी पूंजी, जो कुछ भी उसने इकट्ठा किया था, आज उसने वो सब कुछ कन्यादान करते समय दे दिया। कवि कह रहे हैं उसका दुख कितना प्रामाणिक था, वास्तविक था उसका दुख। वास्तव में वो लड़की उस माता की सारी पूंजी थी, पूरे जीवन की जमा पूंजी थी, जो आज उसने कन्यादान करते समय दूसरे को दे दी। आगे देखिए। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। कवि बता रहे हैं कि लड़की अभी, जिसकी शादी हो रही है, जिसका कन्यादान हो रहा है, वो अभी सयानी नहीं हुई थी। इसका मतलब है कि हालांकि वह बड़ी तो हो गई थी, लेकिन उसमें अभी भी दुनियादारी की पूरी समझ नहीं थी। दुनियादारी की समझ नहीं थी उसे। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी, बहुत भोली और सरल थी। उसमें दुनियादारी की समझ नहीं थी। वह इतनी भोली थी कि खुशियाँ मनाना तो उसे आता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दुनिया का सामना कैसे किया जाए, दुख का सामना कैसे किया जाए। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी बहुत भोली और सरल थी। उसे सुख का आभास था, उसे खुशियाँ मनाना तो आता था, सुख का आभास था, एहसास था उसे, लेकिन दुख बांचना, समाज में किस तरह से दुख मिलता है, उसका कैसे सामना किया जाता है, ये सब दुख बांचना उसे बिल्कुल भी नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पाठिका यानी पढ़ने वाली। कवि कह रहे हैं कि वो धुंधले प्रकाश की, हल्के रोशनी की पाठिका थी और कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को ही जानती थी। इसका अर्थ है कि उस लड़की के लिए ये बाहर की दुनिया किसी धुंधली तस्वीर की तरह थी, या फिर किसी गीत के टुकड़े की तरह थी, जो कि अभी पूरी तरह से एकदम सही नहीं था। उसे दुनिया का धुंधला प्रकाश यानी उसे दुनिया का पूरा असली ज्ञान नहीं था। केवल सुख उसे पता था, दुख का तो उसे पता ही नहीं था कि दुख के साथ दुख भी दुनिया में होते हैं, दुख के साथ कैसे किया जाता है। उसे गीत की भी कुछ ही तुक आते हैं, कुछ ही लयबद्ध पंक्तियों का उसे ज्ञान है, पूरे गीत की समझ उसको अभी भी नहीं है। तो वो कैसी है? अभी वो पाठिका है धुंधले प्रकाश की। धुंधले प्रकाश को भी उसने पढ़ा है अभी केवल, और केवल कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को ही जानती है, अर्थात अभी वो बाहरी दुनिया को बिल्कुल भी ठीक से नहीं जानती है। ऐसा अक्सर तब होता है जब तक कोई अपने माता पिता के घर को छोड़कर कहीं और नहीं रहना शुरू कर देता, तब तक उसका समुचित विकास नहीं हो पाता है। हम अपने माँ बाप के संरक्षण में अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन हमें बाहरी जीवन के साथ हमारा जो असल में होना चाहिए कि दुख से हम कैसे उसका सामना करेंगे,
वो नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रींझना। अब माँ कन्यादान के समय लड़की को शिक्षा देते हुए कह रही है, नसीहतें देते हुए कह रही है कि माँ कह रही है कि कभी भी अपनी सुंदरता पर इतराना नहीं, मोहित मत होना। अपनी पानी में अपना चेहरा देख देख के बहुत रीझना नहीं, रीझना यानी बहुत प्रसन्न नहीं होना, अपनी सुंदरता पे घमंड नहीं करना, क्योंकि असली सुंदरता तो मन की सुंदरता होती है। फिर आगे माँ कहती है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ कह रही है कि आग का काम तो चूल्हा जलाकर घरों को जोड़ने का है, यानी खाना बनाने का काम है, ना कि अपने आप को और अन्य लोगों को दुख में जलाने का। आपने सुना होगा कि अक्सर लड़कियां दुख से परेशान होकर आग में जलकर आत्महत्या कर लेती हैं। तो माँ को इतनी चिंता है अपनी लड़की की कि वो उसको कन्यादान के समय सीख देते हुए कह रही है कि ए बेटी, आग तो केवल रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। अर्थात जीवन में अगर तुम्हारे दुख आते हैं तो तुम उन दुखों का सामना करने की कोशिश करो, उनसे हार मानकर कभी भी जलने की कोशिश मत करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ कह रही है उसे कि अच्छे अच्छे वस्त्र, महंगे महंगे आभूषण, ये सब बंधन की तरह होते हैं, बंधन की तरह होते हैं। अर्थात ये स्त्रियों को अपने बंधन में बांध लेते हैं। जैसे घर के पुरुष और अन्य लोग होते हैं, वो उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े देके, आभूषण देकर उन्हें बहला फुसला लेते हैं। तो माँ कह रही है कि उनके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, यानी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये भ्रम की तरह होते हैं वस्त्र और आभूषण, इनमें रीझना नहीं चाहिए। जैसे चेहरे की सुंदरता में नहीं रीझना चाहिए, वैसे वस्त्र और आभूषणों के मोह में भी नहीं पड़ना चाहिए। ये स्त्री जीवन के बंधन हैं। इन्हें देकर, अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण देकर लोग स्त्रियों को अपने बंधन में बांध के रखते हैं। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ कह रही है अंत में कि उसे अब एक जिम्मेदार स्त्री की भूमिका में वो उसको देखना चाहती है, और इसलिए उसे लड़की तो वो दिखाई दे, लड़की तो है ही वो, लड़की जैसी कह रही, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात लड़कियों के जो स्वाभाविक गुण होते हैं उनको तो अपनाना, मगर जो लड़कियों के चरित्र की कमज़ोरी होती है, जिसको आधार बनाकर लोग उस पर अत्याचार करते हैं, तो कह रहे हैं कवि कि तुम लड़की तो होना। माँ कह रही है लड़की होना, लेकिन लड़की जैसा मत होना, दिखाई मत देना। यानी लड़की के स्वाभाविक गुणों को तो अपनाना, लेकिन कमज़ोरी नहीं अपनाना, दूसरों को अपने ऊपर अत्याचार मत करने देना। इसके बाद इसके प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना? तो मेरे विचार से तो लड़की की माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, ताकि लड़की अपने नारी सुलभ गुणों को, जैसे सरलता है, निश्चलता है, कोमलता है, विनम्रता है, इन सारे गुणों को तो बनाए रखे, परंतु वह इतनी कमज़ोर न हो कि लड़की समझकर ससुराल के लोग उसका शोषण करने लगे। इसके अलावा वो भावी जीवन की कठिनाइयों का साहसपूर्वक मुकाबला कर सके। दूसरा प्रश्न, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? तो इन पंक्तियों में समाज में स्त्रियों की कमज़ोर स्थिति और ससुराल में लोगों को द्वारा शोषण करने की ओर संकेत किया गया है। कभी कभी बहुएं शोषण से मुक्ति पाने के लिए स्वयं को आग के हवाले करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं। दूसरे प्रश्न का ही खा है,
माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों ज़रूरी समझा? तो माँ ने बेटी को इसलिए सचेत करना उचित समझा क्योंकि उसकी बेटी अभी भोली और नासमझ थी। उसे दुनियादारी और छल कपट का पता नहीं था। वह लोगों की शोषण की प्रवृत्ति से बिल्कुल अनजान थी। इसके अलावा वह शादी के, विवाह के सुखमय और मोहक कल्पना का उसे साधन मानती थी। वो ससुराल के दूसरे पक्ष से अनभिज्ञ थी, यानी वो केवल सुख को जानती थी कि ससुराल में ये सुख मिलेगा, लेकिन ससुराल में मिलने वाले दुख और शोषण के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी। तीसरा प्रश्न, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। तो इस पूरी कविता को पढ़कर, उपर्युक्त काव्य पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में लड़की की जो छवि उभरती है वो कुछ इस प्रकार है। जैसे अभी आपने देखा, उसमें पढ़ा है कि लड़की अभी सयानी नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा समझदार नहीं है। लड़की को अभी दुनिया के उजले पक्ष की जानकारी तो है, यानी सुख की जानकारी तो है, लेकिन दूसरे पक्ष छल कपट शोषण आदि की जानकारी नहीं है। लड़की विवाह की सुखद कल्पना में खोई है। उसे केवल सुखों का एहसास है, दुखों का नहीं। उसे ससुराल की प्रतिकूल परिस्थितियों का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। चौथा प्रश्न, माँ ने अपनी बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा है? तो माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही है क्योंकि कन्यादान के बाद माँ एकदम अकेली रह जाएगी। वैसे भी माँ बेटी का बहुत करीब का रिश्ता होता है, दोनों एक दूसरे के साथ अपना हमेशा दुख दर्द बांटती हैं। तो विवाह के बाद वो लड़की उसको, माँ को छोड़ कर चली जाएगी। उसके सुख दुख की साथी थी, दोनों एक दूसरे से निजी बातें भी बांट लिया करती थी। इसके अलावा बेटी माँ के लिए सबसे प्रिय होती है, उसकी पूंजी की तरह होती है, जिसे वो अब दूसरे के हाथ में सौंपने जा रही है। इसके बाद वो एकदम अकेली हो जाएगी, इसलिए माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी के जैसे लग रही है। पांचवा प्रश्न, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? तो माँ ने कन्यादान के बाद अपनी बेटी को विदा करते समय सीख दी कि वो ससुराल में दूसरों द्वारा की गई प्रशंसा से अपने रूप सौंदर्य पर आत्ममुग्ध ना हो जाए, यानी अपनी सुंदरता पर ना रिझती रहे कि लोग उसकी तारीफ करते रहे और वो खुश होती रहे। आग का उपयोग रोटियां पकाने के लिए करना, उसका दुरुपयोग अपने जलने के लिए मत करना। अर्थात आग रोटियां पकाने के लिए होती है। कभी ससुराल में दुख मिले, अत्याचार हो तो उसका सामना करना, कभी हार मान के आग में जलने की कोशिश मत करना। वस्त्र आभूषणों के मोह में फंसकर इनके बंधन में न बंध जाना। स्त्रियों को वस्त्रों का, अच्छे अच्छे वस्त्रों का और आभूषणों का लालच देकर उनको बंधन में बांध लिया जाता है। तो उसकी मांग को समझा रही है कि इनके मोह में मत फंसना। नारी सुलभ गुण बनाए रखना पर कमज़ोर मत पड़ना। अंत में माँ ने ये कहा है कि नारी के जो स्वाभाविक गुण है, कोमलता, विनम्रता, उन सब गुणों को तो अपना लेना, लेकिन कभी लड़की जैसी मत दिखाई देना, यानी कमज़ोर मत बनना। कभी किसी को अपने ऊपर अत्याचार मत करने देना। धन्यवाद।